हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। यदि आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो आज हम जो पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है आदि के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके ऊपर हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या की बेसिक जानकारी पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं संख्या। क्या है हमारा टॉपिक? संख्या। संख्या यानी कि नंबर, इंग्लिश में बोले तो संख्या किसे बोलते हैं? वे अंक जिनसे हम क्या करते हैं, वस्तुओं की गणना करते हैं। जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं। वे अंक जिनसे हम वस्तु क्या करते, गिनती करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हमारे पास कितनी वस्तु है, कितनी पुस्तकें, कितने पेन है आदि, है ना। तो ये तो आप नॉर्मल, आप सभी को आता ही होगा। इसके बाद पढ़ेंगे अपन संख्याओं के प्रकार। संख्या के प्रकार, वैसे तो संख्या बहुत सी प्रकार से होती है, लेकिन हमने संख्या को दो भागों में डिवाइड किया है। तो जो पहला पार्ट होता है संख्या का, वो होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो कि हमारा टॉपिक भी है हमारे चैप्टर 1 का। और दूसरा जो होता है काल्पनिक या सम्मिश्र काल्पनिक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो अब समझते हैं वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे। तो वे संख्या जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, संख्या रेखा एक लाइन होती है जिस पर हम नंबर शो करते हैं। तो उस पर यदि संख्या को प्रदर्शित कर दे तो उसे क्या बोलते हैं अपन, वास्तविक संख्या। तो यहां से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, विच कैन बी डिनोटेड फॉर नंबर लाइन। यानी कि जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक एक को अपन, जैसे नंबर लाइन होती है, समझते हम लाइन लेकर एग्जांपल के लिए। जैसे ये हमारे पास होती है नंबर, बीच में क्या होता है, जीरो होता है, इधर होती है -2, इधर 1 2 इधर। देखो 1 को लिया हमने तो 1, हम देखो 1 को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, -1 को भी कर सकते हैं। तो ऐसी जो संख्या होती है जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, वास्तविक संख्या है। तो जो वास्तविक संख्या होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से वैसे तो सभी संख्या इसमें शामिल होती है, लेकिन मेन रूप से कौन कौन सी, परिमेय और अपरिमेय। अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको हम आगे पढ़ें। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन 1 -1 0 √2। अब बहुत सौ के मन में डाउट होगा कि √2 को कैसे कर सकते हैं। तो आपने कक्षा 9 में पढ़ा ही है कि √2 को निर्धारण कैसे होता है। उसके बाद √3, 1/2, 3/5 आदि संख्या हम वास्तविक संख्या में मान सकते हैं, क्योंकि ये सभी को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे बोलेंगे, तो इसका सेम उल्टा की हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। वे संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर, इसे हमारे काम की नहीं पर पढ़ लो। वे संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजरी नंबर। वे संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, निरूपित नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, काल्पनिक संख्या। ये आप कक्षा 11 मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 है उसमें पढ़ोगे। एग्जाम्पल के लिए जो एक शब्द आएगा 11th में, एक ऐसा अक्षर आता है इसे बोलते हैं आयोटा, या
जितने भी स्क्वायर रूट है, जितने भी हमारे रूट वाली संख्या होती है, यदि उसके अंदर हम क्या लगा दें माइनस का सिंबल, तो वो सभी संख्या क्या कहलाएगी हमारी काल्पनिक संख्या। और इसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हमने रूट के अंदर -1, तो इस ये जो होती है काल्पनिक संख्या, और इसे हम कैसे व्यक्त करते हैं आई से, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आयोटा। ठीक है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आपको इसकी बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो काल्पनिक संख्या कैसे बोलेंगे अपन, वे संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रूट के अंदर -1। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाती है हमारी काल्पनिक। और भी देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा रूट के अंदर -2, तो इसको लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं 2 आयोटा। क्या लिख सकते हैं इसे 2 आयोटा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर -1 किसकी वैल्यू है आयोटा की, और 2 कैसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा √2, सॉरी ना √2 आयोटा, क्या हो जाएगा √2 आयोटा हो जाएगा ना, √2 आयोटा हो जाएगा। अब आते हैं जो बहुत सारी संख्या बची है हमारे पास, मेन तो 2 टाइप की होती है, इन्हीं में से बहुत सारी संख्या विभाजित हो गई है। तो जो सबसे पहली संख्या मानी गई है उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक, प्राकृत संख्या, या इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लगभग लगभग मेरे हिसाब से सबको आती है। क्या इसकी डेफिनेशन, जो संख्या एक से स्टार्ट होती है और कहाँ पर खत्म होती है अनंत पर, इससे तो खत्म नहीं होती, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से कहाँ से एक से लगाकर अनंत तक की जो संख्या होती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन प्राकृत संख्या है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 कहाँ तक अनंत तक। तो डेफिनेशन क्या चाहिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। वे संख्या जिन्हें हम, वे संख्या जो एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक रहती है अनंत तक, तो वे संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या, जो हमें प्रकृति द्वारा दी गई है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है एक। अब सेकेंड होती है हमारी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर। तो इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, क्या है अब देखो वो कहां से प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी शून्य से। तो वे संख्या जो शून्य से स्टार्ट होती है और कहां तक होती है अनंत तक, तो उसे क्या बोलते हैं अपन पूर्ण संख्या। बस कुछ भी नहीं करना, सेम वही, बस उसमें आगे देम क्या लगाते थे जीरो लगा देते हैं, तो जो संख्या होती है कौन सी बन जाती है हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो हो जाएगा 0 1 2 3 कहाँ तक अनंत तक। ठीक है, माइनस वाली भी आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अब यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, जिससे एक ऐसा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कैसा, कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, सत्य की असत्य। तो देखो मैंने क्या बोला पॉइंट, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण मतलब अभी अभी से पढ़ी हमने। तो देखो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है एक से, तो कहाँ पर खत्म होती है अनंत पर। तो और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है जीरो से अनंत तक। तो देखो इसमें एक से सभी संख्या इसमें शामिल है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, तो वहां क्या जाएगा सत्य। यहाँ तो मतलब यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव कितने प्रकार के बने तो आप क्वेश्चन अवश्य कर लोगे। तो आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक बार पढ़ते हैं, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है एक से अनंत तक, और पूर्ण संख्या यदि हम प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल कर ले तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा होता है हमारा पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत। हाँ, पूर्णांक संख्या। अब देखो पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन भी लिखने की आवश्यकता नहीं, सिंपल डेफिनेशन इसकी भी, यदि हम क्या करें प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान और शून्य को यदि आपस में शामिल कर ले तो संख्या हमें जो प्राप्त होती है उन्हें क्या बोलते हैं अपन पूर्णांक संख्या बोलती है। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि इसमें दशमलव जो होती है पॉइंट वाली संख्या इसमें नहीं होती। डेफिनेशन लिखते हैं हम, प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं के धनात्मक व ऋणात्मक मान तथा शून्य
के समूह से मिलकर बनी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कंडीशन क्या है इसकी कि इसमें दशमलव वाली संख्या नहीं होती। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखूँ मैं, बीच में 0, इधर +1 +2 +3 कहाँ तक, अनंत तक, और इधर -1 -2 -3 और कहाँ तक, अनंत तक। तो ये सब संख्या होती है हमारी पूर्णांक संख्या होती है। बस कंडीशन याद रखना, इसमें दशमलव वाली संख्या बिल्कुल भी नहीं ले सकते अपन। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है जीरो के ऊपर कि जीरो कौन सी संख्या है। तो याद रखना, जीरो तो सबसे पहले कौन संख्या है, पूर्ण संख्या है, हमने पढ़ा है अभी। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही क्या ऋणात्मक है, ओनली क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्णांक तो है सही हो, जीरो पूर्णांक है, लेकिन ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ओनली क्या है, पूर्णांक है। उसके अलावा कौन संख्या करो, जीरो, पूर्ण संख्या। इसके बाद आते हैं अपन सम संख्या और विषम संख्या पर। चौथी होती है हमारी सम संख्या, इवन नंबर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो दो से विभाजित होती है, जिसमें दो से भाग चला जाए, दो से विभाजित होती है, या सिंपल सा बोले इसमें दो से पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे अपन, सबसे पहले जीरो को दो से डिवाइड करके देखते हैं। बहुत से मन में डाउट, जीरो की सम संख्या है कि नहीं। देखो, जीरो को हमने दो से डिवाइड किया, जीरो में जीरो बढ़ जाएगा, दो से भाग देंगे तो अपन, मतलब जीरो एक सम संख्या बोल सकते हैं अपन। जीरो अपने सम संख्या, मतलब जीरो, फिर टू में दो का भाग जा रहा है, फिर 4 6 8 10, इस प्रकार कहाँ तक, अनंत तक। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2n। इससे अपन सम संख्या निकाल सकते हैं, वैल्यू पुटिंग करके देख सकते हैं। n मतलब प्राकृत संख्या है, 2 × 1 2, 2 × 2 4। तो मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम संख्या का, कौन सा होता है, 2n। यहाँ पर n का मतलब होता है प्राकृत संख्या। तो अपन वैल्यू पुट करके अपन बहुत सारी सम संख्या निकाल सकते हैं। बस आपको याद रखना, सबसे छोटी सम संख्या पूछ ली यदि, तो जीरो बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो में दो का भाग जा रहा है, इसलिए अपन सम संख्या जीरो को बोल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या सिंपल सी है, जिसमें दो से भाग नहीं जाता है, वैसे संख्या को बोलते हैं अपन विषम संख्या। तो लिखते हैं अपन डेफिनेशन, विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड नंबर वे संख्या जिनमें दो से भाग नहीं जाता। ऐसी कौन सी संख्या है, देखो जीरो तो हो नहीं सकती, दो भी नहीं, तो जीरो के बाद क्या आता है हमारा, एक, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 9 11, इस पर कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, अब देखो इसको भी हम एक ग्रुप में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2n-1, 2n-, देखो यदि हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 गुणित 1 माइनस 1, 2 एकम 2 माइनस 1 यानी कि 1, फिर n के लिए 2 पुट करते हैं, -1, 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी कितना, 3। तो एक इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है, सम संख्या क्या होता है 2n, और विषम संख्या का होता है 2n-1। प्रश्न बन सकता है सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी, 1। ठीक है, अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे टॉपिक में काम आती है, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, तो वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q मतलब बटे वाली संख्या, फ्रैक्शन के रूप में, वे संख्या जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, नॉर्मल सी है ना। तो लिखते हैं अपन वे संख्या
जिन्हें से P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। क्या नहीं, मतलब बटे में अपन कभी भी 0 नहीं रख सकते। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं अपन 2/3, 3/4, 0/1। मतलब 0 भी क्या है, एक सम सॉरी परिमेय संख्या है। 2, 3, 5, 0.777777 अनंत तक। अब आप बोलोगे सर ये कैसे परिमेय संख्या, तो बटे में ही नहीं, तो इसका अध्ययन हम 9वीं में पढ़ा है। जब भी कोई संख्या रिपीट होती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो मतलब इस 7 के ऊपर क्या लगा सकते हैं अपन, बार लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका शॉर्टकट तरीका हमने कक्षा 9 में सीखा हुआ आपने, कि जितनी संख्या पर बार होते हैं उतना ही क्या लगाते हैं बटे में अपन 9 लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर बार कितनी संख्या के ऊपर है, 1 के ऊपर, 7 ऐसा कैसे ही, और 1 संख्या 12 मतलब यहाँ कितना जाएगा 9। तो 7/9 क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि बटे में रूप में है, तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि 0.777 भी एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद रहना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, बटे वाली। बस कंडीशन एक नॉर्मल से याद रखना है कि बटे में कभी अपन 0 नहीं ले सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं 2/0, तो ये जो होती है क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब इसकी वैल्यू कितनी बोल सकते हैं अपन, अनंत। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। ठीक है गाइस, तो ये होगी हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, या इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हो, वे संख्या जिनका दशमलव प्रसार या तो कैसा होता है, शांत होता है, या अशांत अनावसानी आवृत्ति, उन्हें क्या बोल सकते हैं अपन, परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहां मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा। दो काम के महत्वपूर्ण नोट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। आपने 9वीं में पढ़ा होगा, पर थोड़ा काम किए तो इस पॉइंट को पढ़ लेना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, पहला दूसरा, दो परिमेय संख्याओं का योग घटाव गुणा व भाग करने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है गाइस, तो ये 2 पॉइंट पहले आप इनको सिद्ध भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब इसके बाद आती है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी बोर्ड के नजरिए से अपरिमेय संख्या, जिसका एक ऑब्जेक्टिव एमपी बोर्ड में फिक्स है, या सीबीएसई बोर्ड हो, या एमपी बोर्ड हो, या सीजी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, उसमें इसका एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली आता है। तो तो वो कौन संख्या है हमारी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या से बोलते हैं अपन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन, सबसे पहला डेफिनेशन, वे संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब बटे वाली नहीं, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। मतलब ऐसी कौन संख्या है, तो ऐसी ओनली कौन संख्या हो रही है हमारी, जैसे माइनस वाली संख्या को अपन बटे में लिख सकते हैं, प्लस वाली को लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं, सभी बटे में अपन लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर दूं, बहुत से मन में डाउट होगा अभी परिमेय संख्या में, कि 2, 3, 5 परिमेय संख्या कैसे है, इनके बटे में तो कुछ नहीं। तो बटे में हम किसी भी संख्या के बटे में अगर कुछ भी नहीं, उसके बटे में हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो ये भी बटे वाली हो गई। तो इस हिसाब से अपन क्या बोल सकते हैं कि जितनी भी प्राकार संख्या होती है, प्राकार या पूर्ण संख्या, सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन उल्टा, प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकार संख्या नहीं होती।
ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है या पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। क्या पॉइंट है कि प्रत्येक प्राकर संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या ये सभी संख्या नहीं हो सकती। कुछ कुछ हो सकती है पर सभी नहीं हो सकती। तो सत्य से तुम्हें याद रखना है। ठीक है गाइस, क्या पढ़ रहे थे अपन? परिमेय संख्या, वे संख्या जिसे अपरिमेय, सॉरी, वे, इसका एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। वे संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकती। तो ऐसी कौन सी बच्ची? ओनली स्क्वेयर रूट वाली संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख दूं मैं रूट 2, रूट 3, रूट 4। आप बोले सर आपने रूट 1 नहीं लिखा, क्योंकि रूट 1 जो होता है, जैसे मैं लिख दूं रूट 1, तो रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 के बटे 1 मान सकते हैं, मतलब कौन संख्या हो गई? परिमेय संख्या, मतलब ये हो ही नहीं सकती। हाँ, रूट 2 ये नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रूट 2 को यदि हम वर्गमूल विधि से करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है 1.4142 के लगभग चलती रहती है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है? अशांत, अनावसानी, अनावर्ती, जो चलता रहता है और जिसमें संख्या रिपीटेशन नहीं होती है। तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन? अपरिमेय संख्या। अब इसमें रूट 4 लिखा, अच्छा बताओ, रूट 4 अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या? हम जानते हैं कि रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, और 2 के बटे में क्या मान सकते हैं? 1, मतलब रूट 4 हमारी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसके अलावा रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, या 5 - रूट 3, 6 - 6 + रूट 2, या 2 रूट 2, या 1/√2, या इसके अलावा पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? वो भी देखते हैं। जैसे बहुत से डाउट होगा कि जो पाई होता है वो क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। बहुत सारे, आप देखो, बहुत सारे बोले से 22/7 तो बटे वाली संख्या है, परिमेय संख्या क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि 22/7 को एप्रोक्स वैल्यू माना गया है। क्या माना गया? लगभग वैल्यू। इसलिए यदि इसको आप सोल्व करते हो उसका वैल्यू आती है 3.147, और जो ओरिजिनल होती है पाई की वैल्यू वो लगभग चलती है 3.412857 के लगभग चलती रहती है, जहां तक खत्म नहीं होती है। तो इसलिए इसको क्या माना गया है? मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो रहा है? अशांत, अनावसानी, अनावृत्ति। इसलिए इसको क्या माना गया है? अपरिमेय संख्या माना गया। तो याद रखना है हमें, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है इस इसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्या। इसको अपन नेक्स्ट, अब आती है अपनी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसके बहुत सारे नाम है। इसको समग्र संख्या भी बोलते हैं और संयुक्त संख्या भी कभी कभी बोलते हैं। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको हम तीनों नाम लिखा देते हैं। इन्हीं से बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। तो कंपोजिट नंबर वे संख्या जिसमें सभी संख्याओं से भाग चला जाए, सभी मतलब जितनी भी, चाहे जितनी, या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक। वे संख्या जिसके दो से अधिक, मतलब दो नहीं, दो से अधिक होना चाहिए, दो से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहां मैं लिखता हूं 1 सबसे पहले। अब देखो, सबसे पहले मैं 1 में 0 का भाग देता हूँ, नहीं जा रहा है। इसके बाद अपन 1 में 1 का भाग देते, जा रहा है। 1 में 2 का, ठीक है, नहीं जा रहा है। 1 में 3 का नहीं जा रहा है, और 1 में 4 का, मतलब प्रॉपर भाग नहीं जा रहा है। तो इसके ओनली एक मात्र इसका क्या हो रहा है हमारे पास? गुणनखंड आ रहा है। और हमने कंडीशन क्या लिखी? 2 से अधिक, मतलब एक तो हमारी भाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद अपन देखते हैं 2 को। इसे 2 में अपन सबसे पहले 0, तो घटाओ, ये नहीं जा रहा है। फिर 2 में देखते हैं अपन 1 से, तो 2 1 कम 2, 1 का पारा 2 बार बोल सकते हैं। फिर 2 का 2 में देख के देखते हैं, 2 1 कम 2, ठीक है। 2 का 3 में, तो 2 भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद, क्योंकि इसके 2 ही हो रहे हैं, 2 से अधिक होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं अपन 3 को।
3 में 3 का जा रहा है, 3 में 1 का जा रहा है, ये भी 2 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद देखते हैं अपन 4 में देखो 1 का जा सकता है सबसे पहले तो, फिर 4 में 2 से, फिर 4 में 4 से। तो देखो 1 2 3 कितने गुणनखंड हो गए? 3। और हमने क्या लिखा भी दूसरे? 2 से अधिक, मतलब 4 हमारी एक भाज्य संख्या है। 4 के बाद क्या आएगा हमारा? 5 तो हो ही नहीं सकता। 4 के बाद आएगा हमारा 6, 6 के बाद 8, फिर 9, उसके बाद 10, 12, 15 और कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, अब यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव हमें याद रखना है, इसकी डेफिनेशन एक बार याद रखना है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब जिसमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग चला जाए पूरा पूरा। 2 से अधिक, 2 नहीं, 2 से अधिक। विषम संख्या क्या अपन बोलते हैं? अपन भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4। क्या होती है? 4। अब इसके बाद आती है हमारी अभाज्य संख्या, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो इसका उल्टा, इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं अपन, जिसमें एक तो स्वयं और एक से भाग चला जाए, स्वयं और एक से, मतलब खुद और एक से। तो इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, स्वयं और एक से मतलब कितने गुणनखंड हो गए? 2। तो वे संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, या जिसमें एक या स्वयं का भाग चला जाए, गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं अपन 2 से। 0 को तो क्योंकि 0 में सभी का भाग चला ही जाता है। 2 में अपन एक तो 1 का भाग देख सकते हैं, और 2 में किसे देख सकते हैं अपन? 2 का। तो इसके अधिकतम गुणनखंड कितने होंगे? 2। मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि 3 में 2 3 से जाएगा और एक 1 से। 4 नहीं होगा, 5, 7, उसके बाद क्या आएगा? 9 नहीं होगा। 9 में क्योंकि 9 से जा रहा है, 1 से जा रहा है, 3 से, तो 3 होगा, इसलिए नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? 11, इसके बाद 30, इसके बाद 70, 90, 23, उसके बाद 29, 31, इसके बाद 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, इसके बाद 79, 83, उसके बाद 89, 93, इसके बाद 97। तो इस प्रकार इतनी बहुत सारी और बीच में भूल गए होंगे, तो आप निकाल के देख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से लगाकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। और इन जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, ओनली 2 एक ऐसी मात्र संख्या, कौन सी? सम संख्या। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे? जिसमें एक तो स्वयं से भाग चला जाए, और एक किससे? एक से, या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। ओनली कितने? 2। अब इसके बाद आता है हमारा सहअभाज्य। ये हमारे काफी काम की चीज है, सहअभाज्य। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF कितना होना चाहिए? 1 हो। अभी HCF क्या होता है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर इतना याद रखना है, जिनका HCF, दो संख्याओं का HCF कितना हो? 1, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए 15 16, इन दोनों का HCF निकालेंगे अपन, तो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। और एक और चीज यहाँ से नोट कर लेना, कि जो अभाज्य संख्या होती है उनका HCF हमेशा, मैं लिख दूं यहाँ पर, अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। ये आप याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक संख्या की जानकारी हो चुकी है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वास्तविक संख्या, और जो हमारे सिलेबस है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।